नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों आज हम यूपीएमआरसी 2018 इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 7 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, इन अ 3-फेज इंडक्शन मोटर द रिजल्टेंट फ्लक्स इज डैश टाइम द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स ड्यू टू एनी फेसेस। 3-फेज इंडक्शन मोटर में परिणामी फ्लक्स किसी भी चरण के कारण फ्लक्स के अधिकतम मान के डैश गुना होता है। दोस्तों जो 3-फेज इंडक्शन मोटर में टोटल फ्लक्स होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड रिजल्टेंट फ्लक्स, वो एटलीस्ट 1.5 टाइम या 1.5 गुना ज्यादा होता है किसी भी सिंगल फेज फ्लक्स से। अब 3-फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेसेस होंगे और 3 ही वाइंडिंग होंगी और हर वाइंडिंग सिंगल फेज एसी करंट को कैरी करेगी। और जो ये वाइंडिंग होती है वो 120 डिग्री 120 डिग्री अपार्ट होती है। यानी जो 3 फेसेस होते हैं वो 120 डिग्री अपार्ट होते हैं। तो ये आर फेस हो गया, ये वाई फेस हो गया, ये बी फेस हो गया। और जब हम तीनों फ्लक्स को ऐड करते हैं तो वो फ्लक्स एटलीस्ट 1.5 गुना ज्यादा निकलता है सिंगल फेज फ्लक्स से। इसकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें हम पहले आर का फ्लक्स निकालते हैं, फिर वाई का फ्लक्स निकालते हैं, फिर बी का फ्लक्स निकालते हैं। तो आर का फ्लक्स होता है φm साइन ओमेगा टी, बी का फ्लक्स होता है φm साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री एंड वाई बी होता है φm साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, तो 120 आपका ऐड हो जाता है 240 हो जाता है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं और लास्ट पे जब ऐड करते हैं इसका रिजल्टेंट फ्लक्स तो वो 1.5 टाइम्स निकल के आता है। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1.5। क्वेश्चन नंबर 67 है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट इन एन इंडक्शन मोटर रनिंग विद द स्लिप ऑफ एस एंड इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ एफ इज। किसी इंडक्शन मोटर जो स्लिप एस और एफ इनपुट फ्रीक्वेंसी के साथ संचालित हो रही हो उसकी रोटर की धारा आवृत्ति कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें स्लिप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या होता है, स्लिप इक्वल्स टू एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। एन एस होती है यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड, एन आर होती है रोटर स्पीड, और इनपुट फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो हम स्टेटर वाइंडिंग को प्रोवाइड करते हैं, और रोटर फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जो रोटर के चालकों में प्रेरित धारा की आवृत्ति होती है। और जब करंट इंड्यूस होगा तो करंट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसे बोला जाता है रोटर फ्रीक्वेंसी। और रोटर करंट इंड्यूस क्यों होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रोटर करंट इंड्यूस तब होता है जब रोटर और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बीच सापेक्ष गति होती है, यानी कि रिलेटिव मोशन होता है। और जब इंडक्शन मोटर की स्पीड बढ़ती है और मोटर सिंक्रोनस स्पीड के आसपास पहुंचती है, क्योंकि इंडक्शन मोटर्स हमेशा सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पर चलती है, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे स्लिप कम होगी। तो उस केस में क्या होगा, जो रिलेटिव मोशन होगा वो धीरे धीरे कम होता रहेगा। आपने देखा भी होगा, अगर दो ट्रेनें सेम गति से सेम दिशा की ओर चल रही होती है तो आपको ऐसा लगेगा कि दोनों ट्रेनें स्थिर अवस्था में है। तो अगर रिलेटिव मोशन 0 हो गया तो इंडक्शन मोटर स्टॉल कंडीशन में चली जाएगी। स्टार्टिंग के टाइम पे क्या होता है, आपकी रोटर की स्पीड तो 0 होती है, तो स्लिप कितनी हो जाएगी, एन एस माइनस 0 अपॉन एन एस, तो स्लिप हो जाएगी आपकी 1। और रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और जब स्लिप 1 हो गई तो रोटर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गई, स्टार्टिंग के टाइम पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर हो गई। तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग द रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में स्टैंड स्टिल कंडीशन के बारे में नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन में केवल रोटर फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा गया था। तो रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वो होती है एफ आर इक्वल्स टू एस एफ, रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू स्लिप इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर रन एट 290 आरपीएम एट फुल लोड व्हेन कनेक्टेड टू 50 हर्ट्ज सप्लाई, डिटरमाइन द नंबर ऑफ पोल्स एंड स्लिप। एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई पे जुड़ने पर पूर्ण लोड बार पर 290 आरपीएम पे चलती है, ध्रुवों की संख्या और स्लिप ज्ञात करें। अब ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। द रीजन बीइंग इनकम्प्लीट क्यों है, क्योंकि हमें यहाँ पे केवल रोटर की स्पीड दे रखी है, सिंक्रोनस स्पीड हमें नहीं पता है, और दूसरी चीज क्या दे रखी है, 50 हर्ट्ज हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। अगर हमें सिंक्रोनस स्पीड भी निकालनी है तो हमें एटलीस्ट 2 चीजें पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी और पोल पता होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी पता है, पोल नहीं पता है। दूसरी चीज, अगर हम इसको स्लिप से निकाले एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, तो हमें उसके लिए स्लिप पता होनी चाहिए और रोटर स्पीड पता होनी चाहिए। तो रोटर स्पीड पता है लेकिन स्लिप भी हमें नहीं पता है। तीसरा फॉर्मूला क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, वो है रोटर फ्रीक्वेंसी। रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू स्लिप इनटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमें रोटर फ्रीक्वेंसी भी नहीं पता है, हमें सप्लाई फ्रीक्वेंसी पता है, नहीं स्लिप पता है, तो इससे भी नहीं निकल सकता। अब हमें एक चीज यहाँ पे ध्यान में देनी होगी, हम ये मान सकते हैं जो हमारी स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड है, वो एटलीस्ट 300 आरपीएम होगी। क्यों, क्योंकि जो हमारी रोटर स्पीड होती है वो स्लाइटली लेस होती है सिंक्रोनस स्पीड के इंडक्शन मोटर के केस में। तो हमने मान लिया कि जो हमारी इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड है वो कितनी है, वो हमारी 300 आरपीएम है। तो अब हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ पोल्स, वो कैसे निकल जाएंगे, 300 इक्वल्स टू 120 इंटू 50 अपॉन में नंबर ऑफ पोल्स, तो 56 जा और 6 20, तो पोल कितने आ जाएंगे, 20 पोल निकल गए। अब स्लिप निकालनी है, तो स्लिप कैसे निकल जाएगी, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एन एस माइनस
NR अपॉन NS। तो NS कितना है यहाँ पे 300 माइनस 290 अपॉन में 300 विच इज इक्वल्स टू 10 अपॉन में 300। तो परसेंटेज स्लिप निकल के आएगी 3.33। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, क्योंकि हम अगर पेपर में अगर हमने 300 की जगह 310 रख दिया, वो भी आपकी बात सही हो सकती है, क्योंकि जो सिंक्रोनस स्पीड होती है वो रोटर स्पीड से थोड़ी ज्यादा होती है। तो 305 भी रख सकते हैं, 310 भी रख सकते हैं, लेकिन 300 पे ये वाली जो वैल्यू आ रही है वो 300 पे आ रही है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, इन विच पावर प्लांट इज अ सर्ज टैंक यूज्ड। किसी बिजली संयंत्र में सर्ज टैंक का उपयोग किया जाता है। ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, बी सोलर पावर प्लांट, सी विंड पावर प्लांट एंड डी डीजल पावर प्लांट। सर्ज टैंक का इस्तेमाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में किया जाता है। अब सर्ज टैंक क्या होता है? सर्ज टैंक एक डिवाइस होता है जो हाइड्रो पावर सिस्टम में इंस्टॉल करा जाता है, और इसका इस्तेमाल कब करा जाता है? जो पेनस्टॉक होता है। पेनस्टॉक क्या होता है? जो वाटर को कैरी करता है, एक तरीके का पाइप होता है। उसकी जो लंबाई होती है वो काफी ज्यादा बड़ी होती है। और सर्ज टैंक का काम क्या होते हैं? एक तो इसका काम है प्रेशर को रेगुलेट करना। जब हम पेनस्टॉक के वाल्व को क्लोज करते हैं, अब पानी बह रहा है, हमने पेनस्टॉक के वाल्व को क्लोज कर दिया। जैसे हम पानी को पूरी तरीके से रोकेंगे तो पानी का फ्लो उस दीवार से टकराएगा, क्योंकि अब आगे का रास्ता तो बंद है। तो एक तरीके का हैमर इफेक्ट बनता है, और पानी का दबाव काफी ज्यादा होता है। हम छोटे दबाव की बात नहीं कर रहे हैं, हम काफी ज्यादा बड़े दबाव की बात कर रहे हैं। तो उससे क्या हो सकता है? उससे जो पाइपलाइन होती है, पेनस्टॉक होता है, वो डैमेज हो सकता है। तो उसी प्रेशर को कम करने के लिए हम सर्ज टैंक का यूज करते हैं। तो जो एक्सेस वाटर होता है वो सर्ज टैंक के अंदर चला जाता है। और दूसरा काम, जब हम वाल्व को ओपन करते हैं तो एकदम से पानी पेनस्टॉक से बहने लगता है। तो सर्ज टैंक क्या करता है? जो उसने एडिशनल वाटर स्टोर करा है उस वाटर को रिलीज कर देता है, जिससे नेगेटिव प्रेशर पेनस्टॉक में नहीं बनता और पेनस्टॉक खराब नहीं होता है। और दूसरा काम क्या होता है इसका? वाटर स्टोरेज का होता है। जैसे घर में टंकियां लगी होती हैं, वो वाटर स्टोर करती है, सेम सर्ज टैंक भी क्या करता है? वाटर स्टोर करके रखता है। जब लोड कम होता है और हमें कम पानी की जरूरत होती है तो एक्सेस वाटर कहाँ पे स्टोर होता है? वो सर्ज टैंक में स्टोर होता है। और जब लोड ज्यादा होता है और हमें एक्सेस वाटर की जरूरत होती है तो सर्ज टैंक से हम वो एक्सेस वाटर का यूज कर सकते हैं। और सर्ज टैंक को अधिकतर हाई और मीडियम हेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में यूज करा जाता है। तो ये हमारा, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है? ये पेनस्टॉक है और यहाँ पे सर्ज टैंक अप्लाई करा गया है। ये एक वाल्व है। तो वाल्व जैसे ही क्लोज होता है, जो पानी का बहाव है वो अचानक से बैक फ्लो करेगा काफी तेजी से। तो सर्ज टैंक क्या करता है? पानी को स्टोर कर लेता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू फ्यूल सेल। ईंधन सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ए, नो आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, बी, दे आर एफिशिएंट, सी, दे आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर लोकेशन, सी, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर लोकेशन, एंड डी, दे कॉजेस हाई पोल्यूशन एंड देयर ऑपरेशन इज नॉइजी। तो फ्यूल सेल कौन से सेल होते हैं? जो हम यूज करते हैं बेसिकली बैटरी सेल होते हैं, वो हमारे फ्यूल सेल होते हैं। और फ्यूल सेल में होती है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से क्या होता है? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और कौन कौन सी स्टेटमेंट इसकी सही स्टेटमेंट है? एक तो इसकी एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी हाई होती है। फ्यूल सेल की जो एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी होती है वो अराउंड 70% तक होती है। और दूसरा, इसकी हाई एनर्जी डेंसिटी भी होती है। एक छोटा सा फ्यूल सेल भी काफी अच्छी अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तीसरा, ये पोल्यूशन फ्री होती है, क्योंकि जब हम फ्यूल सेल को ऑपरेट करते हैं तो ये कोई हार्मफुल गैस को रिलीज नहीं करते हैं। और फ्यूल सेल को स्पेस प्रोग्राम में भी यूज करा जाता है। सो ऑप्शन नंबर जो डी है, दे कॉजेस हाई पोल्यूशन एंड देयर ऑपरेशन इज नॉइजी, वो ऑप्शन गलत है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, द टाइप ऑफ जनरेटर यूज्ड इन अ हाइड्रो पावर प्लांट इज। एक हाइड्रो पावर प्लांट में किस तरह के जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है? ए, हाई स्पीड साइलेंट पोल इंडक्शन जनरेटर, बी, लो स्पीड साइलेंट पोल अल्टरनेटर, सी, नॉन साइलेंट पोल इंडक्शन जनरेटर, एंड डी, नॉन साइलेंट पोल डीसी जनरेटर। पहली बात तो हाइड्रो पावर प्लांट में हम अल्टरनेटर का यूज करते हैं, तो अल्टरनेटर का ऑप्शन आपके पास एक ही है, वो है ऑप्शन नंबर बी, लो स्पीड साइलेंट पोल अल्टरनेटर। तो जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है वो लो स्पीड पे वर्क करता है और उसकी स्पीड होती है अराउंड 60 से 1500 आरपीएम। तो क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट लो स्पीड पे वर्क करता है, इसलिए हम उसमें यूज करते हैं साइलेंट पोल रोटर का या साइलेंट पोल अल्टरनेटर का। और एक दूसरा अल्टरनेटर भी होता है, वो होता है सिलेंड्रिकल रोटर टाइप अल्टरनेटर, वो हाई स्पीड के लिए यूज होता है। अब साइलेंट पोल अल्टरनेटर का जो डायमीटर होता है वो लार्ज होता है और उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बनता है वो हाई बनता है, तो लो स्पीड पे भी आपका सफिशिएंट वोल्टेज जनरेट हो जाता है। और जो नॉन साइलेंट पोल अल्टरनेटर होते हैं, यानी कि सिलेंड्रिकल रोटर टाइप अल्टरनेटर होते हैं, उनकी स्पीड काफी ज्यादा हाई होती है। उनकी स्पीड 1500 आरपीएम से लेकर 3000 आरपीएम तक होती है। अब दोनों के जो हमारे डिफरेंसेस है वो भी देख लेते हैं। साइलेंट पोल अल्टरनेटर में क्या होता है? लार्ज डायमीटर होता है और एक्सियल लेंथ छोटी होती है। सिलेंड्रिकल रोटर में स्मॉल डायमीटर होता है और जो इसकी एक्सियल लेंथ होती है वो ज्यादा होती है। साइलेंट पोल अल्टरनेटर लो स्पीड ऑपरेशन में काम आता है, वहीं सिलेंड्रिकल रोटर हाई स्पीड ऑपरेशन में काम आता है। साइलेंट पोल रोटर में प्रोजेक्शन पोल बड़े होते हैं, नॉन साइलेंट पोल अल्टरनेटर में प्रोजेक्शन पोल छोटे होते हैं।
साइलेंट पोल अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल करा जाता है और सिलेंड्रिकल रोटर में डैम्पर वाइंडिंग का इस्तेमाल नहीं करा जाता है। साइलेंट पोल रोटर में विंडेज लॉसेस ज्यादा होते हैं, वही सिलेंड्रिकल रोटर में विंडेज लॉसेस कम होते हैं। सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लो स्पीड साइलेंट पोल अल्टरनेटर। क्वेश्चन नंबर 72 है, अ 400 मीटर रिंग डिस्ट्रीब्यूटर हैज लोड एज शोन इन बिलो फिगर वेयर डिस्टेंस आर इन मीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच कंडक्टर इज 0.2 ohm per 1000 meter and the load tapped off at point B, C and D are shown. If the distributor is fed at A, find the current I in the branch AD. एक 400 मीटर की रिंग डिस्ट्रीब्यूटर में नीचे दिखाई गई बार जहाँ दूरी मीटर में है, प्रत्येक कंडक्टर का प्रतिरोध 0.2 ohm प्रति 1000 मीटर है और बिंदु B, C, D पर टेप किए गए बाहर दिखाई जाते हैं। यदि वितरक को A में आपूर्ति की जाती है तो ब्रांच AD में धारा I ज्ञात करें। तो यहाँ से हमने फेड करना शुरू करा इस पॉइंट से, ये पॉइंट से। तो पहले हम A से B पॉइंट में, इसका डिस्टेंस कितना है 60 है और यहाँ पे करंट की वैल्यू कितनी है 100 है। B से C का डिस्टेंस है 80 और यहाँ पे करंट कितना फीड करा गया 70 और C से D है 90 मीटर, यहाँ पे कितना करंट फीड करा गया 50 एम्पियर और A से D का डिस्टेंस 70 है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो 0.2 ओम है पर 1000 मीटर। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये क्लोज लूप बन रहा है। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा एक लूप में वो कितना होगा, टोटल वोल्टेज ड्रॉप वो 0 होगा। अब यहाँ पे करंट का फ्लो भी बताया गया है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, A से D की तरफ कर रहा है, D से C की तरफ कर रहा है और A से B की तरफ कर रहा है और B से C की तरफ कर रहा है। तो A से D में कितना हो जाएगा 70 I, D से C में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50 एम्पियर करंट आउट हुआ है, इन नहीं हुआ है, आउट हुआ है, ध्यान से देखना। तो प्लस डिस्टेंस कितना है 90 I माइनस 50, देन B से C में कितना डिस्टेंस है 80 का डिस्टेंस है और यहाँ पे कितना करंट आउट हुआ है, यहाँ पे 70 करंट आउट हुआ है, 50 ये था 70 ये था, टोटल करंट कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो करंट ऐड हुआ है यहाँ पे 120 और B से A कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 एम्पियर का करंट था, 50 प्लस 70 120 प्लस 100 220, तो प्लस 60 I माइनस 220। तो इसको अब कैलकुलेट करना है खाली, 70 I प्लस 90 I माइनस 4500 प्लस 80 I माइनस 9600 प्लस 60 I माइनस 13200। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 300 I माइनस 27300 विच इज इक्वल टू 0 और I कितना आ जाएगा 27300 अपॉन में 300 विच इज इक्वल टू 91 एम्पियर अप्रोक्स। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, इन डायरेक्ट कनेक्टिंग में अ वोल्टेज ऑफ 400 वोल्ट इज मेंटेन्ड एट पॉइंट A, at B 500 meter away from A a load of 150 ampere is taken and at C 300 meter from B a load of 200 ampere is taken. The distance between A and C is 700 meter. The resistance of each conductor of the main is 0.032 per 1000 meter. Find the voltage at B. डायरेक्ट करंट रिंग में 400 वोल्टेज A पर बनाए रखा जाता है, B पर A से 500 मीटर दूर 150 एम्पेयर का भार लिया हुआ है और C पर B से 300 मीटर दूर 200 एम्पेयर का भार लिया हुआ है। A और C के बीच की दूरी 700 मीटर है। मेंस के प्रत्येक कंडक्टर का प्रतिरोध 0.032 प्रति 1000 मीटर है। B के वोल्टेज की गणना करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो ये डिस्टेंस गिवन है इसका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि हमें अभी पर 1000 मीटर का रेजिस्टेंस पता है। तो हम 500 मीटर का निकाल लेंगे, 300 मीटर का निकाल लेंगे, सेम 700 मीटर का निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट करंट यूज हुआ है। तो डायरेक्ट करंट में कितनी वायर होती है, 2 वायर होती है। तो रेजिस्टेंस पर 1000 मीटर कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.03, क्योंकि वहाँ पे पर फेज का रेजिस्टेंस दे रखा था, हमने दोनों फेज का निकाल लिया। तो विच इज इक्वल टू 0.06 ओम। तो ए बी का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, ए बी कितना है यहाँ पे, ए बी विच इज 500 मीटर अवे। तो ए बी हो जाएगा आपका 0.06 इंटू 500 अपॉन में 1000 विच इज इक्वल टू 0.03 ओम। 1000 में अगर 0.06 है तो 500 में कितना होगा 0.03 आधा। लेकिन आप जब 300 मीटर का निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना ज्यादा इजी होगा। तो जब हम BC का रेजिस्टेंस निकालेंगे, BC का रेजिस्टेंस है 300 मीटर, तो ये हो जाएगा 300 अपॉन में 1000। तो जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 0.018 ओम। और सेम जब AC का रेजिस्टेंस निकालेंगे या CA का रेजिस्टेंस निकालेंगे वो कितना है 700 मीटर, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो आएगा 0.042 ओम। अब हम ये मान के चल रहे हैं कि जो
जो ए बी से जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट है आई ए, तो बी सी से करंट कितना फ्लो करेगा, वो हो जाएगा आई ए माइनस 150, यहाँ पे 150 था और यहाँ पे कितना है 200 है, और ए सी से करंट कितना फ्लो करेगा, तो 150 प्लस 200 दोनों करंट ऐड हो जाएंगे विच इज इक्वल्स टू 350। तो ए सी से कितना फ्लो करेगा, वो करेगा आई ए माइनस 350, सेम जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ भी अप्लाई होगा, और एक क्लोज लूप में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, वो होता है आई मल्टीप्लाई में आर। तो यहाँ पे आई ए बी आर ए बी, कंफ्यूज मत होना, आई इस सफिक्स में है ए बी, आर ये भी सफिक्स में है ए बी, तो आई आर ए बी प्लस आई बी सी आर बी सी प्लस आई ए सी या आई सी ए आर सी ए विच इज इक्वल टू 0। तो आई ए बी आर ए बी कितना हो जाएगा, 0.03 आई ए प्लस आई बी सी आर बी सी कितना हो जाएगा, आई बी सी कितना था हमने निकाला था, हमने आर बी सी निकाला था कितना था 0.018, तो 0.018 आई ए, और आर सी ए कितने निकाला था 0.042। तो आई ए बी कितना हो जाएगा, आई क्योंकि हमने ए बी को कितना माना था, तो हमने एक कंडीशन रखी थी कि आई ए करंट फ्लो कर रहा है सेक्शन ए बी से, तो आई ए आर ए बी का मान कितना है 0.03 लिख लेते हैं यहाँ पे 0.03 प्लस आई बी सी कितना हो जाएगा, आई बी सी हो जाएगा आपका आई ए माइनस 150 एम्पेयर, और आर बी सी कितना था 0.018 प्लस आर सी ए कितना था पहले लिख लेते हैं 0.042, और आई सी ए कितना हो जाएगा 150 एम्पेयर इसका 200 एम्पेयर इसका, टोटल कितना हो गया 350 एम्पेयर वो, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आई ए माइनस 350। बस इसको आप सॉल्व कीजिए, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आई ए का मान निकल के आएगा 193.33। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में सॉल्व करने के लिए बने ही नहीं है। एक्चुअली में ये बीटेक के क्वेश्चन है, और बीटेक के भी ये सेकंड थर्ड ईयर के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे, आपको जो गिवन टाइम है, तो आधा टाइम तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग जाएगा, तो ऐसे क्वेश्चन को तो तुरंत ही स्किप कर दीजिए। तो आई ए का करंट निकल के आया 193.3 एम्पियर, तो बी सी का जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, आई ए माइनस 150 वो निकल के आएगा 43.3 एम्पियर, तो और ए सी का करंट कितना निकल के आएगा 193 माइनस 350 वो निकल के आएगा माइनस 156.78 एम्पियर। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, हमें पॉइंट बी का वोल्टेज निकालना है, इस पॉइंट का वोल्टेज निकालना है, तो पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, और वी बी क्या है आई ए बी आर ए बी, लिख भी देते हैं वी ए माइनस वी बी, और वी ए का वोल्टेज कितना है 400, ये जो वोल्टेज है ये वी ए का वोल्टेज है, और वी बी का कितना हो जाएगा आई ए बी आर ए बी। अब दोनों वैल्यू में बताएं, आई ए बी कितना निकल के आया, वो निकल के आया 193.3, और आर ए बी कितना था 0.03, इसको माइनस करेंगे तो आएगा 5.8, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना आएगा 393.42 वोल्ट। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है द मैक्सिमम वोल्टेज एट अ जनरेटिंग स्टेशन इन एडवांस कंट्रीज। विकसित देशों में किसी जनरेटिंग स्टेशन पर अधिकतम वोल्टेज कितना होता है, ए 22 kV, बी 33 kV, सी 220 kV एंड डी 110 kV। दोस्तों जो विकसित देश होते हैं उसमें जो जनरेटेड वोल्टेज होता है वो 33 kV तक होता है। लो वोल्टेज पर जनरेशन करने में हमें क्या एडवांटेज मिलता है, ये थोड़ा चीपर होता है और लेस एक्सपेंसिव भी होता है। हम जनरेशन भले 11 kV में करते हैं, लेकिन हम स्टेप अप करके उसका ट्रांसमिशन अप टू 33 kV कर सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रांसमिशन हायर होगा उतने कम एनर्जी लॉसेस होंगे, खासकर आई स्क्वायर आर लॉसेस उतने ही कम हो जाएंगे। और जब हम 33 kV को जनरेट करते हैं तो उसके लिए हमें लार्जर इक्विपमेंट की भी जरूरत होती है, और उसकी कॉस्ट भी ज्यादा होती है। यूरोप और इंडिया में जो जनरेटेड वोल्टेज होता है वो 11 kV होता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे जनरेटेड वोल्टेज की बात चल रही है, ना कि ट्रांसमिटेड वोल्टेज की बात चल रही है। जनरेटेड वोल्टेज इंडिया में अमूमन 11 kV पे होता है, और नॉर्थ अमेरिका और अमेरिका जैसे देशों में ये वोल्टेज 33 kV तक होता है एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 हर्ट्ज। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है विद रिस्पेक्ट टू कोरोना इन ट्रांसमिशन लाइन चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। ट्रांसमिशन लाइन में कोरोना के संबंध में नीचे दिए गए विकल्पों में से गलत कथन चुने। ए देयर इज डेफिनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ड्यू टू कोरोना, कोरोना फॉर्म बिकॉज ऑफ कोलिजन ड्यू टू ओजोन फॉर्मेशन, द करंट ड्रॉन बाय द लाइन ड्यू टू कोरोना लॉसेस इज साइनसोइडल इन कैरेक्टर, एंड डी पर्टिकुलर इंटेंस कोरोना इफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड एट वर्किंग वोल्टेज ऑफ 35 kV और हायर। तो कोरोना फिनोमेना क्या होता है, सबसे पहले तो हम उसको देख लेते हैं। जब हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं तो एक पैरा बैगनी रंग की कंडक्टर पर लाइट ग्लो करती है, और जिसकी वजह से ओजोन का प्रोडक्शन भी होता है। इन्हीं सब फैक्टर्स को मिलकर बनता है कोरोना इफेक्ट। और कोरोना इफेक्ट को क्या क्या चीजें प्रभावित करती हैं, एक तो एटमॉस्फेयर कंडीशन प्रभावित करता है, तो जहाँ पे हवा में ज्यादा आयंस होंगे वहाँ पे कोरोना इफेक्ट ज्यादा होगा। जैसे कि कहीं पे बहुत ज्यादा आंधी चलती है, बहुत ज्यादा धूल है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, वहाँ पे कोरोना इफेक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। कोरोना कंडक्टर के साइज पे भी डिपेंड करता है। जितना कम कंडक्टर का साइज होगा या जितना कंडक्टर का साइज इर्रेगुलर होगा
उतना ज्यादा कोरोना इफेक्ट होगा। कंडक्टर के स्पेसिंग पे भी कोरोना इफेक्ट डिपेंड करता है। तो अगर हम कंडक्टर की स्पेसिंग बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है दो कंडक्टर के बीच में वो कम हो जाएगी, तो जिसकी वजह से जो कोरोना इफेक्ट है वो भी कम हो जाएगा। और लास्ट है लाइन वोल्टेज। जितना ज्यादा हाई एंड लाइन वोल्टेज होता है उतना ही ज्यादा आपको कोरोना इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? एक तो एनर्जी लॉस होती है कोरोना की वजह से, ऑब्वियसली बात है कोरोना इफेक्ट अनवांटेड इफेक्ट है जिससे कि ट्रांसमिशन लाइन में पावर लॉसेस होते हैं। दूसरा ये ओजोन प्रोटेक्शन करता है, सही बात है, कोरोना इफेक्ट ओजोन का फॉर्मेशन करता है जो कि कंडक्टर को खराब कर सकता है। तीसरा ये करंट और वोल्टेज को नॉन साइनसोइडल बना देता है, यानी कि करंट और वोल्टेज को ये डिस्टॉर्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं और कम्युनिकेशन लाइन में इंटरफेरेंस भी प्रोड्यूस हो जाता है। सो कौन सा कथन गलत है इसमें कथन सी गलत है, क्योंकि जो कोरोना इफेक्ट है वो करंट को नॉन साइनसोइडल बना देता है और ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि करंट को साइनसोइडल बना देता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।